हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामपुर। हम है एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं अभिनंदन आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में अभिनंदन करता हूं। आज हम यहां पर डिस्कस करने वाले एक बहुत ही शानदार सेशन आप लोगों के साथ, जो रहेगा सर्कल का, वृत्त का। सर्कल के सेशन को डिस्कस करेंगे। सब चीजों को आप ध्यान से देखोगे, समझोगे और मेरी बात को एक बार बिल्कुल अच्छे से समझते हुए साथ साथ चलते रहोगे। आशा करता हूं आपको कल वाली सर्कल की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और उसमें आपने कुछ चीजों को ध्यान से सीखा भी होगा। आज भी आप नई चीजों को और सीखोगे कि सर्कल में और क्या है, वृत्त में और क्या है। ठीक है, इसी के साथ सभी साथियों को गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। ध्यान से आप देखना, हर एक पॉइंट को आप समझना और मेरे साथ चलना कि मैं कहना क्या चाहता हूं। हमने जो क्वेश्चन मैंने आपको कल होमवर्क के लिए दिया था, मैं उसी क्वेश्चन से इसकी शुरुआत करूंगा। जो क्वेश्चन मैंने आपको कल होमवर्क के लिए दिया था, वृत्त, ये हम स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, इसके अंदर हमने चाप को पढ़ना स्टार्ट कर रखा है। चाप के बारे में मैंने आपको बताया है और चाप पर बेस्ड मैंने आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में भी दिया था। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका होमवर्क था, उसी को पहले डिस्कस करता हूं। ठीक है, और मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था, आपने भी काफी स्टूडेंट्स ने उसका बिल्कुल सही उत्तर दिया। देखो, अब एक इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखोगे, एक बार इसको फिर से समझा रहा हूं। ठीक है, कि कैसे कैसे आपको इसमें करना है, ध्यान से आप देखना। देखो यहां पर क्या कहा गया था, एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में ए बी व सी डी दो समांतर जीवाओं की लंबाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर व 6 सेंटीमीटर है। तो जीवाओं के बीच की दूरी क्या होगी यदि वो केंद्र के विपरीत तरफ है, यदि वो केंद्र के अपोजिट तरफ है। तो मैंने यहां पर कहा कि आप यहां पर एक सर्कल बना रहे हो, आपने यहां पर एक सर्कल बनाया ओ, जिसका सेंटर है। अब आपको यहां पर पता था ए बी और सी डी क्या है, दो समांतर जीवाएं हैं। ए बी, ये ए बी है और यहां पर नीचे क्या होगी, सी डी होगी। ये सी डी है, ये दोनों क्या है, ये दोनों समांतर जीवा है। और हमें पता है कि ए बी का मान क्या है, 8 है और इसका मान क्या है, 6 है। और हमें यहां पर इसका रेडियस भी दे रखा है। ठीक है, और हमें इसका रेडियस भी यहां पर इन्होंने रेडियस इसका क्या दे रखा है, 5 सेंटीमीटर दे रखा है। त्रिज्या हमें क्या दे रखी है, 5 सेंटीमीटर दे रखी है। मुझे पता है कि जैसे ही मैं इस भुजा को यहां पर मिलाऊंगा, ये इसको दो बराबर हिस्सों में बांटेगी और 90 डिग्री का कोण बनाएगी। ऐसे ही इसके साथ होगा। ठीक है, देखने में ये साइड थोड़ी छोटी लग रही है, ये बड़ी लग रही है, थोड़ा समझ लेना इन बातों को। ठीक है, ठीक है, मतलब इसके ऊपर वो मत करने लग जाना कि ये छोटी कैसे, ये बड़ी कैसे। ठीक है, अब इसको देखो, ये कितनी हो जाएगी, 4, ये कितनी हो जाएगी, 4, ये कितनी हो जाएगी, 3, ये कितनी हो जाएगी, 3। अब मुझे पता है कि ये कितनी है, 5, और ये कितनी है, 5। मैंने आपको कल वाली क्लास में ये बात बहुत अच्छे से समझाई थी, आज एक बार फिर से समझा रहा हूं। मुझे पता है कि ये एक ट्रिपलेट बनेगा, मुझे पता है कि ये एक ट्रायंगल बनेगी, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गई और ये भी, जैसे हम कहें कि ओ ओ एम ए और ओ एन सी, ये दोनों क्या हो गई, राइट एंगल ट्रायंगल हो गई। ये भी राइट एंगल ट्रायंगल, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल। मुझे पता है कि इसकी एक भुजा 4 है, इसकी एक 5 है, तो इसकी ये वाली भुजा कितनी की होगी, 3 की ही होगी। क्यों, तभी एक ये ट्रिपलेट बन सकता है। इसी तरह से अगर इसकी भुजा एक 3 है और इसकी एक भुजा 5 है, तो ये वाली भुजा कितनी होगी, 4 की होगी। मतलब जो जितनी लेंथ इस भुजा की है, ऊपर वाली की ए एम की, जितनी लेंथ ए एम की है, वो लेंथ किसकी होगी, ओ एन की होगी, ओ एन की। और जितनी लेंथ एन सी की है, उतनी लेंथ किसकी होगी, एम ओ की होगी। एन सी की लेंथ किसकी होगी, एम ओ की होगी। ये बातें मैं कल आपको बहुत डिटेल से समझा चुका हूं। तो इसका आंसर क्या होगा, 7 होगा। इन्होंने पूछा कि तो दोनों जीवाओं के बीच की दूरी क्या होगी, 7 सेंटीमीटर होगी। ऑप्शन बी इसका क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एक बार फिर से समझा रहा हूं। अगर आपको यह बात ऐसे नहीं समझ आ रही है कि सर अपने नहीं भेजे में ऐसे जा रहा, तो मैं आपको दूसरे तरीके से समझाता हूं। यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। अगर इसकी भुजा 5 है, इसकी 4 है, तो भाई साहब ये तो 3 होगा। अगर ये भुजा 5 है, ये 3 होगा, तो ये 4 ही तो होगा। भाई साहब कैसे, आप इसको सोल्व कर लो। 5 5 25, 3 3 9, आपका माइनस किया आया 16, 16 का स्क्वायर रूट कितना हुआ, 4 हुआ। फिर आपने यहां पर किया 5 5 25, 4 चौकी 16, आपने माइनस किया, माइनस करके क्या आया, 9, और स्क्वायर रूट क्या हुआ, 3 हुआ। 3 और 4 7, बात कितनी हो गई, दोनों जीवाओं के बीच की दूरी कितनी हो गई, 7 सेंटीमीटर हो गई, जब ये दोनों सेंटर के अपोजिट हैं। ये बात है सबसे इंपॉर्टेंट। यहां पर इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। इन्होंने यहां पर ये लिखा हुआ था कि ये क्या है, सेंटर के अपोजिट हैं। अब बात क्या हो रही है, अब बात होगी अगर ये सेंटर की सेम दिशा में हो जाए। ऐसा क्वेश्चन आज भी पूछा जाता है मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, ये क्वेश्चन आज भी उसी भावना से पूछा जाता है। तभी ये क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं। ठीक है, तभी मैं इतना जोर लगा रहा हूं यहां पर कि आप इस बात को समझ सको। देखो आरआरबी, सीसी, टीसी, पता नहीं क्या कुछ लिखा हुआ है, ईसीए, इन सब में ये क्वेश्चन पूछा गया। क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं, बताओ मुझे।
यहां पर कहा गया सी के अंदर वाले एक वृत्त की PQ एवं RS समांतर जीवाएं इस प्रकार हैं कि PQ 8 सेंटीमीटर, RS 16 सेंटीमीटर है। यदि जीवाएं केंद्र के एक ही तरफ हैं, अब देखो ये क्वेश्चन में अंतर है। अब इन्होंने क्या कहा है, अब इन्होंने ये कहा है कि यदि ये क्या है, यदि जीवाएं केंद्र के एक ही तरफ हैं, तो अब यहां पर क्वेश्चन में अंतर है। इफ द कोड इज ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रायंगल ऑफ द सेंटर, सॉरी, इफ द कोड, ठीक है, इफ द कोड इज ऑन द सेम साइड ऑफ द सर्कल सेंटर, सॉरी, कि अब जो ये कोड है ना, ये कोड क्या है, ये कोड सेंटर के एक ही तरफ है भाई साहब। वो कोड क्या थी, सेंटर के, वो जीवा सेंटर के अपोजिट डायरेक्शन में थी, ये जीवा सेंटर के एक ही तरफ है। अब कैसे खेलेगा, अब भी खेलना तुझे पड़ेगा, देख तू अब कैसे खेलेगा। ये सेंटर O है, ठीक है। अब मुझे पता है कि भाई साहब जो जीवा सेंटर के पास होती हैं वो जीवा क्या होती हैं, बड़ी होती हैं। ये बात मुझे पता है, बहुत अच्छे से पता है। जो जीवा सेंटर के पास होती है वो जीवा क्या होती है, बड़ी होती है। जो जीवा सेंटर से दूर होती है वो जीवा क्या होती है, छोटी होती है। तो मुझे यहां पर पता है कि दो जीवाएं मेरे पास हैं। एक जीवा की लंबाई क्या है, RS है 16 और PQ है 8। तो मुझे पता चल गया कि ऊपर वाली RS ही होगी और इसका मान क्या है, 16 है। इसी तरह से मुझे नीचे वाली बुझा पता चल गई PQ और इसका मान क्या है, 8 है। ये बात आप समझ रहे हो। आपको पता चलेगा कि RS का मान 16 है, PQ का मान ही कितना है, 8 है। इस बात को हम जानते हैं। क्यों, क्योंकि भाई साहब जो जीवा सेंटर के पास है वो बड़ी, जो जीवा सेंटर से दूर वो छोटी। अब मुझे पता था कि आप यहां पर इससे क्या डालोगे, एक लंब ऐसे डालोगे। आपने यहां पर लंब डाला, यहां पर भी लंब डाला। अब ये इसको कितने, 2 हिस्सों में बांटेगा। ये इसको अगर 2 हिस्सों में बांटेगा तो ये हिस्सा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसी तरह से ये हिस्सा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और इसी तरह से ये वाला हिस्सा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और इसी तरह से ये वाला हिस्सा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये वाली कहानी बनेगी। अब मुझे एक बात और बताओ भाई साहब, अगर मैं इसको यहां से ज्वाइन करूं तो ये क्या है, ये रेडियस है कि नहीं है भाई साहब, रेडियस है। इसमें कोई वो नहीं है। रेडियस क्या होता है, सेंटर से सरकमफ्रेंस की दूरी रेडियस होता है। रेडियस आपको दे कितना रखा है, इसकी बात करते हैं, ठीक है। तो हमें तो इसमें रेडियस बताना है, हमें इसमें क्या करना है, रेडियस को बताना है। और इन्होंने मुझे क्या क्या रखा है, और उनके दोनों के बीच की दूरी मुझे दे रखी है 4 सेंटीमीटर। मुझे यहां पर यह भी दे रखा है कि इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, 4 सेंटीमीटर। मुझे ये भी दे रखा है कि इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, 4 सेंटीमीटर है। ये मुझे दे रखा है। इन दोनों के, जो इन्होंने कहा है कि उनके बीच की दूरी क्या है, 4 सेंटीमीटर है। अब मेरी एक बात आप यहां पर समझना, आप इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो, ध्यान से आप देखना। आप इस क्वेश्चन को 2 तरीकों से कर सकते हो। कैसे कैसे, मेरी बात को समझना। ये भी रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा। अब देखो, अब मैंने इसको नाम दिया, हमने N दिया इसको और M दिया इसको। ये कौन सी ट्रायंगल बन गई, ये बन गई ट्रायंगल RON, ट्रायंगल RON। और ये क्या है, N, ये X ले रहा हूं इसको मैं, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो x स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर क्या होगा, रेडियस होगा, और होगा, रेडियस होगा। ये हो गया रेडियस, त्रिज्या। इसी तरह से अब मैं ट्रायंगल नीचे वाले में आ रहा हूं, OPM में, OPM ट्रायंगल में आ रहा हूं। अगर मैं इस ट्रायंगल में आ रहा हूं तो मुझे पता चला 4 का स्क्वायर, राइट एंगल ट्रायंगल है मेरे दोस्त, 4 प्लस में x, ये हमें जो डिफरेंस दे रखा, इन दोनों के बीच की दूरी दे रखी थी, उसका स्क्वायर, ऐसे होगा। अब बताओ, x स्क्वायर प्लस में 64 इज इक्वल टू 16 प्लस में 16 प्लस में x स्क्वायर प्लस में 4 दूनी 8, 8x। तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया। 16 और 16 32 इसमें से जाएगा तो कितना बचेगा, 16 ही बचेगा, ठीक है। नहीं, 32 को अगर आप इसमें से माइनस करोगे तो 32 ही बचेगा। 32 दूनी 64 और भाग किससे होगा, ये 8 से। तो x का मान क्या आएगा, 4 आएगा। 8 चौके 32, 4। x का मान भी कितना आ गया, 4 आ गया। आपको पता चलेगा कि ये वाली दूरी कितनी है, 4 है। अब आप कुछ भी निकाल सकते हो यहाँ से। अब आपको पता है कि भाई साहब नीचे का बेस कितना है, 8, और ऊपर की दूरी कितनी है, 4। तो आपने इसको किया 4 चौकी 16 और 8 8 64, 0 और 0 कितना आया, 10 का क्यूब रूट आया। तो 100 का क्यूब रूट कितना, 10। 10 इसका क्या है, कहीं गड़बड़ की मैंने दोस्तों, ठीक है। 4 चौकी 16, 8 8 64, दोनों को जोड़ेंगे आप। अच्छा, ये इनका जोड़ 100 नहीं बनेगा यार, मैं अभी किस दुनिया में हूँ आज, हैं किन ख्यालों में हूँ। अब इसको देखो, इसका स्क्वायर रूट बनेगा 80, 16 5 80, 4 बाहर आएगा और 5 अंदर रहेगा, 4√5, ठीक है। ये इसका क्या है, C है। मैंने ये पूरी डिटेल में बताया, अभी ट्रिक बताता हूँ इसकी, ठीक है। ये बात मैं आपको फिर से समझा रहा हूं। हमें इन दोनों के बीच की दूरी दे रखी है, ये 4 है। हमें ये पता है कि ये x है, ठीक है। हमें इन दोनों के बीच की दूरी दे रखी है, ये 4 है। हमने इसको x माना, x प्लस में 4 हो गया OM, OM का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर, 4 प्लस में x का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर
किसके बराबर होगा भाई साहब, 4 का स्क्वायर प्लस में 8 के स्क्वायर के, सॉरी 4x का स्क्वायर प्लस में 8 के स्क्वायर के बराबर होगा। हमने इससे x का मान निकाला, x का मान आ गया 4, हमने वैल्यू को पुट किया और क्वेश्चन सोल्व हो गया। ये एक तरीका है इसको करने का। आप इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे आप करेंगे ध्यान से आप देखेंगे। आप इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे कैसे आप उसको करोगे मैं आपको अभी समझा रहा हूं, एक सेकंड में देखना आप। जैसे हमने जो चीज पिछले क्वेश्चन में इंप्लीमेंट की है, क्या हम वही चीज इसमें भी इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं? तो आप कहोगे बिल्कुल ये इंप्लीमेंटेशन होगा, या फिर मैं कहूंगा कि ये बिल्कुल इंप्लीमेंट होगा। कैसे होगा? आई विल टीच यू, मैं आपको सिखाऊंगा कि वो कैसे इंप्लीमेंट होगा। ध्यान से आप देखना। जैसे इन्होंने मुझे यहां पर कहा कि भाई साहब RS है, RS क्या है 16 है, PQ है, PQ क्या है 8 है, RS क्या है 16, PQ क्या है 8 है। हमने इसको ले लिया और यहां पर सेंटर O है, C है, कुछ भी नाम दे उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फिर इन्होंने मुझे यहां पर कहा, देखो मेरी बात को आप ध्यान से समझना, मैं यहां से एक लंबर इसको डाल रहा हूं, ये कितना है 8 है, ठीक है। और ऐसे ही यहां पर अगर मैं इसको देखता हूं, ये कितना है, ये सॉरी ये कितना है 4 है, नीचे वाला कितना होगा 4 होगा, ये कितना होगा 4 होगा। जैसे ही आप लंब डालोगे ये 4 होगा और ये कितना होगा 8 होगा, ये 8 होगा। ये बात बिल्कुल क्लियर। अब मेरी बात को समझना। अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि जैसे ही मैं इसको मिला रहा हूं तो ये रेडियस है, जैसे ही मैं इसको मिला रहा हूं ये भी क्या है रेडियस है। मुझे पता था ये दोनों बराबर है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। अगर मैं इस ट्रायंगल में आता हूं, अगर मैं ट्रायंगल ROM में आता हूं, मैं किस में आ रहा हूं? ट्रायंगल ROM में, ट्रायंगल ROM में आ रहा हूं, इस ट्रायंगल में आ भी रहा हूं, तो मुझे पता है ये रेडियस है, ये 8 सेंटीमीटर है। और साथ में ही मैं ट्रायंगल कौन सी देख रहा हूं? ट्रायंगल OPN भी देख रहा हूं, OPN। मुझे पता है ये रेडियस है, ये 4 है। मुझे ये बात बिल्कुल पता है भाई साहब कि यहां पर ये कैसे होगा, मुझे ये बात बिल्कुल पता है। मुझे पता है कि ये वाली भुजा 8 ही होगी। क्यों होगी ये पूरी भुजा 8? तभी तो ये एक ट्रिपलेट बन सकता है, तभी तो यहां पर R और R बराबर हो सकते हैं। भाई साहब एक ट्रायंगल के, एक राइट एंगल ट्रायंगल की 2 भुजाएं बराबर हैं, तो 2 भुजाएं अगर किसी ना किसी तरह, तो तीसरी भुजा भी तो बराबर होगी। अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल की 2 भुजाएं बराबर हैं, R है, ठीक है, और ये कह रहा है कि ये 8 है, ये 4 है, भाई साहब तो आपको पता है कि इसका मतलब क्या है, बाकी की 2 भुजाएं अल्टरनेट दे रखी हैं। अगर ये 8 है तो ये वाली 4 दे रखी है, बात खत्म। ये वाली भुजा कितने की? 4 की है, बात खत्म। अब ये 4 है, बस बात खत्म हो गई। हमें पता चल गया ये 4 है। आप इसको कैसे करोगे? 4 का स्क्वायर 16 और 8 का स्क्वायर 64, कितना हो गया आपका? फिर से वही गलती, 80 हो गया। फिर आपने यहाँ पर किया 16 5 80, 4 बाहर आया और 5 अंदर रह गया, 4√5। असल में आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो नीचे वाली भुजा का आधा होगा वो ऊपर वाली भुजा का, वो ऊपर इसका क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। जो ऊपर वाली भुजा का आधा होगा वो नीचे वाली, मतलब वो पूरी लेंथ का क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। आप अगर चाहे इससे भी निकालते तब भी सेम आंसर आता। तो रेडियस आप ऐसे निकाल सकते हैं, ये आप ध्यान रखना जब भी, चाहे वो सेंटर के अपोजिट डायरेक्शन में हो, चाहे वो सेंटर के एक ही साइड में हो, ठीक है। आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि जो जीवा का आधा है वही उसका क्या है? परपेंडिकुलर है। बस अगर आप इतना ध्यान रखते हैं तो आप ध्यान रखना, जो मतलब तो आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। एक जीवा का जो आधा वो दूसरे का परपेंडिकुलर, दूसरी जीवा को जो आधा वो दूसरी वाली जीवा का परपेंडिकुलर। जैसे देखो भाई साहब, हमने देखा ये जो 4 है ये इसका आधा है, 4 हुआ, तो ये ऊपर वाले का परपेंडिकुलर। ये नीचे वाला, जो ये ऊपर वाली जीवा का आधा क्या है? 8 है, ये नीचे वाली जीवा पर परपेंडिकुलर। इस तरह से आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है, इस तरह से आपको ख्याल रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है, अगले कंसेप्ट की ओर चलता हूं कि आगे आपके क्या क्या कंसेप्ट होंगे, ध्यान से आप देखना, ठीक है। अब अगले कंसेप्ट की ओर बात करता हूं, इसको आप ध्यान से सीखेंगे, ठीक है। यहां तक ये वाली बात यहीं तक थी, ठीक है। ये वाला कंसेप्ट आपको ध्यान से सीखना था, इसकी जरूरत पड़ेगी आगे क्वेश्चन में आपको करवाऊंगा फिर। अब इसमें देखना, जैसे आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल में, या फिर एक काम करता हूं मैं हमने ट्रायंगल में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, इन सेंटर, पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? उसको हम रिवाइज करते हैं एक बार, उसका सर्कल में बहुत यूज होगा। हमने सेंटर ट्रायंगल में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, सरकम सेंटर, परी के अंदर। परी के अंदर क्या था? परी के अंदर एक ऐसा बिंदु है जिस पर आप कंपास रखेंगे ना जब, और आप जब उसको घुमाएंगे तो वो बाहर एक सर्कल बनाएगा, उस ट्रायंगल को चारों तरफ से घेर लेगा या तीनों तरफ से घेर लेगा, ठीक है। इस ट्रायंगल को तीनों तरफ से इसने घेर लिया, एक ऐसा सर्कल बन जाएगा, ठीक है। और ये क्या है? ये परी के अंदर है। परी के अंदर पर कोण कितने डिग्री का बनता था?
परी के अंदर पर कोण हमेशा कितने डिग्री का बनता था? ऊपर वाले हिस्से का कोण बनता था, दुगना बनता था। भाई साहब जो भी उसके शीर्ष पर बना हुआ कोण था उसका दुगना कोण उसके सेंटर पर बनता था, उसका दुगना कोण उसके केंद्र पर बनता है। ये हम जानते हैं, परी के अंदर की ये परिभाषा है। अभी अगर इसी परिभाषा को हम दूसरे तरीके से देखें तो बात कुछ और होगी, तो मजा कुछ और ही आएगा। देखो मैं समझा रहा हूं, मैं कैसे कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं अब मैं ये कह रहा हूं कि सेंटर पर बनने वाला कोण, ठीक है, सेंटर पर बनने वाला कोण उसकी सरकमफ्रेंस पर बने कोण से, उस वृत्त के सरकमफ्रेंस पर, परिधि पर बने कोण से दुगना होगा। ऐसा भी बोल सकता हूं। देखो ध्यान से सुनो, या फिर एक बात कहूं कि सेम चाप द्वारा, सेम चाप जीवा द्वारा जो उसके सेंटर पर कोण बनेगा, ठीक है, जो सेम, ठीक है, सेम कोड द्वारा जो उसके सेंटर पर कोण बनेगा वो क्या होगा? दुगना होगा उसी कोड द्वारा बनाए गए कोण के जो उसके सरकमफ्रेंस पर बनाएगी। ये मैं क्या कह रहा हूं, एक बार फिर से मैं समझा रहा हूं, मेरी बात को समझना। ये बात उल्टी सीधी हर तरह से सत्य है। मान लेते हैं कि आपको दे रखा है कि भाई साहब एक कोण है यहां पर, ठीक है, आपको यहां पर कह रखा है कि ये कोण 60 डिग्री का है और आपसे इसका मान पूछा जाए तो आपको इसका मान 30 डिग्री होगा, क्योंकि जो भी कोण सेम चाप द्वारा सेंटर पर बनता है वो उसके सरकमफ्रेंस से दुगना होता है। अगर आपको कहा जाए कि आपके द्वारा ये एक कोड है, एक जीवा है, और ये एक कोड यहां पर एक इसके यहां पर केंद्र का यहां पर एक कोण बना रही है 20 डिग्री का, आपको सेंटर पर कोण पूछा जाए कि यही कोड सेंटर पर कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो आप कहोगे सेम जीवा द्वारा सरकमफ्रेंस पर बनाया कोण, ठीक है, सेंटर पर बनाया कोण सरकमफ्रेंस पर बनाए गए कोण से दुगना होता है। ये क्या हो जाएगा? दुगना 40 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यह ध्यान रखना है, सेंटर से आधा कोण कहां बनाता है? सरकमफ्रेंस पर बनाता है, परिधि पर बनाता है। और सेंटर से दुगना कोण कहां पे, सेंटर से आधा कोण सरकमफ्रेंस पर बनाता है, और सरकमफ्रेंस पर बने कोण, परिधि कोण का दुगना कहां पर बनाता है? केंद्र पर बनाता है, सेंटर पर बनाता है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। इसके ऊपर इतना बवाल मचेगा, इसके ऊपर इतने क्वेश्चन हम करेंगे कि पूरा मजा आ जाएगा। अब यही थ्योरी आपके मन में एक चीज और डाउट लेकर आनी चाहिए कि सर अगर मान लो यहां पर हम एक सर्कल लें और उस सर्कल के डायमीटर पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? मैंने कहा डायमीटर पर बनेगा 180 डिग्री का कोण। अगर इसी डायमीटर की बात की जाए और इसको सरकमफ्रेंस तक पहुंचा दिया जाए, ऐसे मिला दिया जाए, तो ये सरकमफ्रेंस पर आधा 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ये सरकमफ्रेंस पर आधा क्या करेगा? 90 डिग्री का कोण बनाएगा। अगर आपको पता चला कि एक है सर्कल है, वो उसके डायमीटर पर 180 डिग्री का कोण बना रहा है, तो उसकी परिधि पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें किसी तरह की कोई भावना नहीं है। अब देखो इसी पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। आप उन क्वेश्चंस को ध्यान से देखना और उन क्वेश्चनों के आप अच्छे आंसर करना, ठीक है। फिर जाके क्या बनेगी? बात बनेगी। देखो ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ था, ये तो क्वेश्चन आपके उसी में पूछा गया। इतना सिंपल कंसेप्ट है भाई साहब, पढ़ा हुआ है सब, इसमें कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, सब पढ़ा हुआ है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं? आपको इस क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि भाई साहब ट्रायंगल AXB की भुजा AB उपरोक्त वृत्त का व्यास है। जो ये एक फिगर बना हुआ है, इसमें क्या है, जो AB है ना, AB ये क्या है? डायमीटर है। AB क्या है? डायमीटर है। तो मैं जानता था AB क्या है? डायमीटर है। ये इसके केंद्र O से पास होता है, ठीक है। AB क्या है? डायमीटर है। हमसे क्या कहा गया कि AXB का मान क्या होगा? हमसे इसका मान पूछा गया कि इसका मान क्या होगा। मुझे पता है कि इस पूरे का मान 180 डिग्री है, तो इसका मान कितना होगा? 90 डिग्री होगा। खत्म। मैं जानता था, क्योंकि भाई साहब ये क्या है? ये केंद्र पर बना कोण है, और ये क्या है? सरकमफ्रेंस पर बना कोण है। तो आपको पता था 90 डिग्री होगा। 90 इज द राइट आंसर। 90 इसका क्या होगा? परम सत्य आंसर होगा। इसके केंद्र पर बना कोण कितना? 180 डिग्री है, तो इसके सरकमफ्रेंस पर बना कोण क्या होगा? 90 डिग्री। सीधी बात, इसमें कुछ था ही नहीं, ये पूछा गया था। और देखिए मैं आपको और दिखाता हूं, अब आगे देखो, ठीक है। और देखिए आपको जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया, क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करें। इसके ऊपर बहुत माया जाल चलेगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ। इसके ऊपर तगड़ा तगड़ा गेम खेलेंगे पूरा बढ़िया से, ठीक है। तो अभी मैं इसके रिलेटेड और आपको बहुत सारे कंसेप्ट बताऊंगा। बस आपको सीधा इतना ध्यान रखना है कि सेम कोड मेक्स सेम एंगल,
ठीक है। और जो ये वाली बात आप बस ध्यान रखना कि जो यहाँ पर जितना भी सेंटर पर कोण बना होगा उससे आधा कहाँ पर बना होगा, इसकी सरकमफ्रेंस पर बना होगा। अब आपको यहाँ पर दे रखा था कि एंगल AOB 90 डिग्री का है, ये वाला एंगल क्या है 90 डिग्री का है। अगर ये एंगल 90 डिग्री का है तो इसके सरकमफ्रेंस पर कितने डिग्री एंगल बनाएगा 45 डिग्री। तो कौन सा आंसर हुआ 45। आपको पता है कि जीवा कौन सी AB है, AB पर ही AB तो बना रहा है यहाँ पर, AB इसके सेंटर पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है तो AB सरकमफ्रेंस पर बनाएगा आधा कोण 45 डिग्री का, बात खत्म। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इसी में एक कंसेप्ट और भी आता है, ठीक है, अब आप ध्यान से समझना। अब इसी में एक कंसेप्ट थोड़ा सा और भी आता है, उसको भी आप क्या करना ध्यान से समझना और मेरी बातों को सीरियसली लेना, मतलब हल्के में नहीं। पूरा सर्कल इसी के ऊपर घूमेगा, इसके ऊपर एक क्वेश्चन पक्का है, ये बात तय है। अब आप मेरी बात को ये समझना कि जैसे मान लो कि आपके पास सर्कल दे रखा है, के अंदर O दे रखा है इसका। अब मुझे पता है कि यहां पर ये क्या है, ये एक AB भुजा है, ठीक है, AB है, ये कोड है। अब आपको अगर कहा जाए ये AB कोड है, ठीक है, अब ये इसके सेंटर पर कितने डिग्री का कोण बनाएगी, मान लेते हैं कि सेंटर पर 2 थीटा का कोण बना, कुछ भी बना सकती है। तो मैं यहां पर कहूं कि ये इसकी परिधि पर कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो आपने कहा इसकी परिधि पर थीटा का कोण बनाएगी। तो एक विद्यार्थी ने मुझे कहा कि ये तो APB एंगल है, ठीक है, मान लेते हैं। तो एक और बंदे ने मुझे कहा कि सर अगर मैं ये बनाऊंगा तब भी ये थीटा ही बनाएगी यहाँ पर भी। मैंने कहा हाँ तब भी थीटा बनाएगी, क्योंकि कोड तो सेम रह रही है ना, जीवा तो सेम रह रही है ना नीचे, मान लो ये M है। फिर किसी एक और बंदे ने कहा कि सर अगर मैं इसको ऐसे करके ऐसे मिला दूं तब भी क्या ये सेम बनाएगी। मैंने कहा हाँ तब भी सेम बनाएगी। तो इसका मतलब क्या है भाई साहब, A and B भी तब भी सेम होगा। इसका मतलब ये है कि सेम कोड द्वारा, ठीक है, सरकमफ्रेंस पर बने हुए कोण, एक तरफ के कोण, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, एक तरफ के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर वो कोई कहे मुझे कि मैं यहां से ऐसे बना रहा हूं, दूसरी तरफ बना रहा हूं, तो क्या ये तब भी थीटा बनाएगी, मैं कहूंगा तब नहीं बनाएगी ये थीटा, तब कुछ और बनाएगी। उसकी बात हम बाद में करेंगे, ठीक है, उसकी बात मैं करूंगा, ठीक है, पर अभी नहीं, ठीक है, उसकी बात हम करेंगे पर अभी नहीं, उसकी बात हम थोड़ी आगे चल के करेंगे। इस कंसेप्ट को याद करवा के आपको बताऊंगा कि मैंने तब ये बात बोली थी और आपके मन में ये डाउट आया था। अब इस बात को आप समझना कि जो भी ये सरकमफ्रेंस पर एक साइड में बनाएगी वो सब क्या होंगे, अगर ये 2 थीटा है तो उसका आधा थीटा ही होंगे। इस बात को कोई जुटला नहीं सकता, इस बात को कोई आप ठुकरा नहीं सकते, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखना हमेशा, इस बात का आप क्या रखेंगे, हमेशा ध्यान रखेंगे। और हमें कैसे पता चलेगा कि भाई साहब ये वाला एंगल, हमें अगर ये 2 थीटा बन रहा है तो उसके ऊपर देखो हमेशा, मतलब इसकी सीध में मत देखो, इसके ऊपर देखो। ट्रायंगल के हमेशा ऊपर की ओर देखो, नीचे की ओर नहीं आना। ट्रायंगल के हमेशा ऊपर की ओर देखेंगे तो ये क्या बनेगा, थीटा ही बनता चला जाएगा, थीटा ही बनता चला जाएगा। सेम कोड मेक्स द सेम एंगल एट द सरकमफ्रेंस, ठीक है, सेम कोड मेक्स द सेम एंगल एट द सरकमफ्रेंस। कितने भी एंगल हो, कितना भी कुछ हो, आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो सेम कोड होती है वो सेम एंगल बनाती है। ये क्वेश्चन आपसे बहुत समय से पूछे जा रहे हैं, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। भाई साहब अगर कंसेप्ट पढ़ा हो तो भाई साहब इस क्वेश्चन में क्या है बताओ मुझे। अब इसने यहां पर कहा कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस टू द फॉलोइंग ज्योमेट्रिक फिगर, कि भाई साहब निम्नलिखित ज्यामितीय आकृति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। ये इन्होंने पूछा कि कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। मैंने कहा एक बात मुझे बताओ, ये कोड क्या है, AB है, ये सेम कोड क्या कर रही है, ACB एंगल भी बना रही है, C एंगल भी बना रही है, और ये ADB भी बना रही है, ये C एंगल भी बना रही है और D एंगल भी बना रही है। सेम कोड है, सेम जीवा है, तो हमें पता है कि ये एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। हमें पता है कि ये एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हमें पता है कि एंगल CD क्या होंगे, बराबर होंगे। ऑप्शन C इसका क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा कि नहीं होगा। ऑप्शन C इसका क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा। ऑप्शन C इज द राइट आंसर, बिल्कुल। अब और देखो इसमें और कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ठीक है। थोड़े से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको ये कंसेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाए, ताकि आप इसमें महारता को हासिल कर सकें, ठीक है। ध्यान से आप देखना, अभी आपको ले चलता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर। RRC ग्रुप D 2007 में भाई साहब ये पूछता ही आ रहा है, क्वेश्चन पूछता ही आ रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए रुक ही नहीं रहा है, मतलब ये इसका सदियों का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखो, जैसे ही आप इस क्वेश्चन को देखोगे आपको पता चलेगा भाई साहब कि ये तो यार देखने में कुछ समझ सही ना आ रहा, हमें तो ऐसा लग रहा है कि ये क्या बन सा क्या गया है। तो मैं आपको यहाँ पर बना के दिखा रहा हूँ, एक बार बिल्कुल आराम से सब चीज़ों को आप ध्यान से देखना। यहाँ पर एक सर्कल हमारे पास है, ठीक है, हमने यहाँ पर इसको ऐसे मिलाया, ठीक
ठीक है, और हमने यहाँ पर भी इसको ऐसे मिलाया, ये दो क्या हो गई, कोड हो गई एक तरह से, और हमने इनको भी ऐसे मिलाया, ठीक है, और हमने इनको भी ऐसे मिलाया। तो हमें यहाँ पर पता चला कि भाई साहब मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, ये कोड क्या है, ए बी है, ठीक है, और ये कोड क्या है, सी डी है, ठीक है। अब मुझे बताओ, इसने यहाँ पर कहा कि ये एंगल 45 डिग्री का है, तो इसने हमसे पूछा कि ये एंगल कितने डिग्री का होगा, ये थीटा, इसका मान पूछा हमसे, पूछा गया ए बी डी का मान पूछा गया, ए बी डी का मान पूछा गया। तो हमें यहां पर पूछा गया कि 45 डिग्री अगर ये दे रखा है तो इस थीटा का मान पूछा कि इसका मान क्या होगा। मैंने कहा एक बात मुझे यहां पर बताओ, क्या मैं ये मैं जान सकता हूं कि ये क्या है? तो आप कहोगे ये एक कोड है। अगर मैं ए और डी को मिला दूं तो क्या आपको पता चल जाएगा कि ए और डी क्या है? तो आप कहोगे ए डी क्या है, एक कोड है, एक जीवा है। ए डी इज ए कोड, ए डी इज ए कोड, ए डी क्या है, जीवा है। अगर ए डी मेरे भाई जीवा है तो हमें पता है भाई साहब ये क्या है, ये एक जीवा द्वारा बनाया गया एक एंगल थीटा है, और उसी जीवा द्वारा बनाया गया सर्कमफ्रेंस पर एंगल क्या है, 45 डिग्री है। तो थीटा का मान क्या हो गया, 45 डिग्री हो गया। थीटा का मान क्या होगा, 45 डिग्री होगा। ऑप्शन बी इज द आंसर। बी इसका क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा। एक बार फिर से समझा रहा हूं, मुझे यहां पर पता था कि भाई साहब ये सेम कोड है, नीचे इसी कोड द्वारा ये थीटा बनाया जा रहा है, इसी कोड द्वारा ये 45 डिग्री बनाया जा रहा है। तो थीटा का मान क्या होगा, 45 डिग्री होगा, क्योंकि कोड क्या है, सेम है, क्योंकि कोड क्या है, सेम है। ए बी डी का मान मुझे बताना था, मैंने ए बी डी का मान बता दिया, बात खत्म हो। आगे बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको क्या कहना चाहता है, आप उसकी बात को ध्यान से समझेंगे और उसको ध्यान से समझते हुए आंसर करेंगे। ये क्वेश्चन देखिए, क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पा रहे हैं? इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछेगा भाई साहब। देखो पहले ये क्वेश्चन मैंने जो ये सब क्वेश्चन आपके आरआरबी के उसमें से ही लिए हैं, ठीक है, ताकि इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा आपको दिख भी रहा होगा कि पहले इसने ये क्वेश्चन कब पूछा। पहली बार 2004 में देखो कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा, फिर 2007 में इसने थोड़ा सा मॉडिफाई किया 3 साल बाद, फिर उसने 2009 में 2 साल बाद इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दिया, थोड़ा सा और नए ट्रेंडिंग वे में ले आया, पर क्वेश्चन का पैटर्न सेम रखा, पूछता जरूर रहा। अब इन्होंने हमसे पूछा गया कि ए बी सी का मान क्या होगा। अब हमसे क्या पूछा गया, ए बी सी का मान क्या होगा। क्वेश्चन दिखने में अलग लग सकता है पर क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, सेम है। मुझे पता था कि ये 120 डिग्री का कोण बना रहा है, मुझे पता था कि ये 120 डिग्री का कोण बना रहा है। अगर ये इस भुजा के साथ 120 डिग्री का कोण बना रहा है तो मुझे पता था कि भाई साहब एक उसके साथ ही 60 डिग्री दिख नहीं रहा। तो रुको एक सेकंड में इसको यहाँ पर अलग से बना लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको ये साफ दिखे, ताकि आपको दिखने में तो कोई दिक्कत ना आए एटलीस्ट, ठीक है। आप इसको अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर ये ऐसे मिलाया, हमने इसको ऐसे बनाया और हमने इसको ऐसे बना दिया, ठीक है, ये ऐसे ही है मतलब, ठीक है। तो आपने यहाँ पर इसको मिलाया इस तरह से और आपने इसको ऐसे बाहर की तरफ खींच दिया ऐसे। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर ये क्या होगा, ए, यहाँ पर क्या होगा, बी, और यहाँ पर क्या होगा, सी, और यहाँ पर क्या होगा, डी, ठीक है। तो आपको ये वाला कोण दे रखा है 120 डिग्री। अगर भाई ये अगर 120 डिग्री ये वाला कोण है तो एक बात बताओ मुझे, ये वाला कोण कितना होगा, 60 डिग्री होगा कि नहीं? क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पर कितने डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है। एक सीधी रेखा पर कितने डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है। अगर सीधी रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है, उसमें से 120 डिग्री ये है तो बाकी कौन सा होगा, 60 डिग्री होगा। अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि कोड क्या है, सेम है, AC है। कोड क्या है, AC है, सेम है। तो ऑप्शन 20 का क्या है, परम सत्य आंसर है कि नहीं है? ऑप्शन 20 का क्या है, परम सत्य आंसर है। ऐसा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ता जा रहा है, थोड़ा थोड़ा आपको चीजें समझ आ रही होंगी। कोड कौन सी सेम है, AC है। जीवा कौन सी सेम है, AC है। AC द्वारा ही ABC एंगल बना है, AC द्वारा ही ADC एंगल बना है ना। दोनों एंगल कहां पर बने हैं, ये सर्कमफ्रेंस पर बने हैं, परिधि पर बने हैं। ये दोनों एंगल कहां पर बने हैं, सर्कमफ्रेंस पर बने हैं, परिधि पर बने। इस बात को आपने गौर करना है। आगे ले चलता हूं आपको, और आगे बढ़ लेते हैं, ठीक है। और आगे देखो, थोड़ा थोड़ा लेवल और हम बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है। थोड़ी थोड़ी चीजें आप और सीखते चले जाओगे, ठीक है। ये वाला तो क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया, इस क्वेश्चन को और देखिए,
ठीक है। 28 नंबर, फिर इसने ये क्वेश्चन फिर घुमाकर पूछा, कितने साल बाद देख लो, 9-10 साल बाद जब फिर इसका मन किया, आरआरसी ग्रुप डी 2018 में ये क्वेश्चन इसने फिर से पूछा, पर इस बार क्वेश्चन को पूछने का नजरिया कुछ और ही था, ढंग कुछ और था, ठीक है, बातें वही थी। ये हमारे पास एक सर्कल है, इसने अब की बार देखो कैसे पूछा ये क्वेश्चन, बड़ा सार्केज्म वे में पूछा, मतलब बड़ा मजाकी इसी तरीके से मैं पूछा उसने कि बच्चा एकदम से घबरा जाए कि क्या नई बला पूछ ली। अब उस हमें पता था कि ये ACB एंगल है, अब हमें और इसने क्या दे रखा था, AOB, हमें क्या रखा था, ACB का मान 30 डिग्री है, और हमसे पूछा गया था कि थीटा का मान क्या होगा, हमसे क्या पूछा गया था, थीटा का मान क्या होगा, हमसे क्या पूछा गया था कि थीटा का मान क्या होगा। देखो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन समझाता हूं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कहा गया है कि दिए गए प्रश्न को पढ़ें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी प्राप्त है। मतलब ये कह रहा है कि यह आप इस क्वेश्चन को पढ़िए और इस क्वेश्चन को पढ़कर आपको ऑप्शन दे रखे हैं, आप उन ऑप्शन में से डिसाइड करें कि कौन से ऑप्शन की मदद से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। ये बात इसने बोली, तो मैंने कहा बताओ क्या क्या ऑप्शन है। बोला कि पहला ये है कि भाई साहब जो है थीटा का मान क्या होगा, जानकारी हमें क्या दे रखी है, एक तो हमें ये फोटो दे रखा है, पहले हमें क्या दे रखा है, ये फोटो दे रखा है। फिर हमें बोला हुआ कि जो थीटा है वो 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच बीच में है। फिर इसने क्या बोला, एक तो ये फोटो दे रखा है, फिर ये कह रहा है कि जो थीटा है वो 0 से 90 डिग्री के बीच बीच में है। बोला कि आपको कौन सी, बोला कि ना तो एक प्राप्त है ना ही दो, हमें थीटा का मान बताना है। प्रश्न क्या है, प्रश्न ये है कि थीटा का मान क्या होगा, हमें क्या बताना है, थीटा का मान बताना है। पहली इंफॉर्मेशन ये, दूसरी ये, हमें इन दोनों इंफॉर्मेशन में से ये बताना है कि आप कितनी इंफॉर्मेशन का यूज करके इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, तो इस थीटा का मान बता सकते हैं। बोला कि ना तो 1 से ना ही 2 से, नहीं ये तो कोई बात ही नहीं बनी भाई साहब, एक का यूज करके हम बता सकते हैं। अगर हमारे पास ये फोटो है तो मैं यहां पर सीधा बोल दूंगा इसका मान 60 डिग्री होगा। अगर मेरे पास ये फोटो बना हो तो क्या मैं इसका बता नहीं सकता, इसका मान 60 डिग्री होगा। मुझे कोई मतलब नहीं है कि भाई साहब ये थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच में हो चाहे ना हो, मुझे कोई मतलब ना है। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ केवल एक इंफॉर्मेशन ही प्राप्त है। जो पहली वाली इंफॉर्मेशन तुम मुझे दे दो, तुम मुझसे कोई भी क्वेश्चन का आंसर ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर मुझे पहली वाली इंफॉर्मेशन दे देते हो, ये फोटो छाप के दे देते हो और मुझसे पूछते हो कि थीटा का मान क्या होगा, मैं कहूँगा थीटा का मान 60 डिग्री होगा। बाकी तुम देखो भाड़ में जाओ, तुम्हारा थीटा 0 से 90 के बीच में होगा ना होगा, मुझे कोई टेंशन ना है। हमें तो इतना पता है कि थीटा क्या होगा, दूना होगा। ये इस पर क्या है, हम पूरा पढ़ चुके हैं, प्रूफ तक मैंने इसका आपको करवाया हुआ है ट्रायंगल में। ये बात आपके समझ आ रही है। अब आपको समझ आ रहा है कि मैंने ट्रायंगल ही पहले क्यों करवाया। ट्रायंगल पहले करवाने का रीजन ही ये था कि आप चीज़ों को डीपली पढ़ सके। अब देखो एक क्वेश्चन आपको और दिखा रहा हूँ, उसको ध्यान से देखेंगे। अरे यार 22 नंबर क्वेश्चन की कटिंग नहीं है क्या, चलिए वो क्वेश्चन ही मिस है, चलो उसको बाद में ले लेंगे कभी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर अब आगे बढ़ता हूं, ठीक है। और देखिए अब हम इसमें टेंजेंट की ओर चलते हैं। आशा करता हूं ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, जो भी मैंने आपको समझाया उससे क्वेश्चन बनता है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन बनता है। टेंजेंट की बात करते हैं, अब स्पर्श रेखा की बात करते हैं कि स्पर्श रेखा क्या होती है। अब किसकी बात करते हैं, स्पर्श रेखा की बात करते हैं। जैसे एक वृत्त है, एक सर्कल है, उसके बाहर एक भुजा उसको छूकर निकल जाए, वो क्या है, वो उसकी टेंजेंट है। एक सर्कल है, एक वृत्त है, अगर एक भुजा उसको छूकर निकल जाए, छूकर मेरे मन को किया तूने जो इशारा। एक सर्कल है, इसका सेंटर क्या है, O है। एक लाइन है, एक रेखा है, वो इसको क्या कर रही है, छू कर जा रही है, बस आराम से निकल, कुछ नहीं कर रही, इसके अंदर नहीं आई, ऐसे आई, ऐसे छू के, दूर है, नहीं ये स्पर्श रेखा नहीं होगी, ये तो दूर रह गई, छू कर जाना पड़ेगा, ऐसे काटना भी नहीं है, छू कर जाना पड़ेगा बस। जो आराम से छू कर निकल जाए, सर्कल के अंदर कोई इंटरफेरेंस ना करे, ना सर्कल को छुए, मतलब ना सर्कल को काटे, ना सर्कल को कुछ करे। अगर तो ये इसके अंदर चली जाती तो ये एक सीकेंड बन जाती, ठीक है, ये एक अलग रेखा बन जाती। तो स्पर्श रेखा क्या है, टेंजेंट क्या है, जो इसको छूकर निकल जाए। टेंजेंट के अब अपने अलग सिस्टम है भाई साहब, जैसे कोण के थे ऐसे ही टेंजेंट के भी हैं। तो मैंने यहां पर कहा कि ये सेंटर O है,
और ये क्या है, ये एक टेंजेंट है ए बी, ये एक टेंजेंट है ए बी। अगर ये टेंजेंट ए बी है और आप अगर इसके केंद्र को और टेंजेंट को मिलाओगे तो ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। अगर आप इसके केंद्र को और टेंजेंट को मिलाओगे तो ये क्या करेगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। और आप इसको, मतलब ये क्या होती है, तो रेडियस है, तो इसका मतलब ये है कि जब जब रेडियस और टेंजेंट को स्पर्श किया जाएगा, जब मतलब उस पर मिलाया जाएगा तो ये कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। इस बात को आप ध्यान रखना, ठीक है। और ये 90 डिग्री के कोण के साथ साथ, मगर अगर मान लो आपको इस भुजा की लंबाई दे रखी हो, जैसे मानते हैं कि आपको दे रखा हो कि एक सर्कल का एक वृत्त की त्रिज्या है 3 और इसी तरह से उस वृत्त का जो मतलब सेंटर से उसके बाहर वाले एक बिंदु से 5 मीटर की दूरी पर है, तो आपको टेंजेंट की लंबाई पूछेगी। तो आप कहोगे भाई साहब ये 90 डिग्री कोण बनाएगा, इधर भी 90 डिग्री कोण बनाएगा। 90 डिग्री का कोण बना, आपको पता है 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, तो आया 16। 16 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 4 इसका आंसर होगा। आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं, ये एक टेंजेंट है, आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं। समझे अब बात की गहराई को कि मैं कैसे कैसे कह रहा हूँ। टेंजेंट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, आगे चलकर वो आपको समझ आएंगे धीरे धीरे, ठीक है। धीरे धीरे मैं आपको दिखाऊंगा। अगर आप एक सर्कल की बात कर रहे हैं, अगर आप एक वृत्त की बात कर रहे हैं और इस वृत्त में 2 स्पर्श रेखाएं, 2 टेंजेंट एक बाहरी बिंदु P से इस पर खींची जा रही हैं, तो ये दोनों टेंजेंट क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ये दोनों टेंजेंट क्या होती हैं, बराबर होती हैं, जैसे A और B। तो आप इसको ध्यान रखना कि PA = PB, ये आपके लिए परम सत्य रूल रहेगा। इसके ऊपर भी हम बहुत सारी चीज़ों को सोल्व करेंगे आगे चलकर। मेरी एक बात को आप हमेशा ध्यान रखना कि अगर एक नोट कर लीजिए, नोट मैं आपको करवा रहा हूँ कि अगर एक बाहरी बिंदु P से या फिर XYZ किसी से भी एक वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, तो ये दोनों स्पर्श रेखाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। एक वृत्त पर, एक सर्कल पर 2 स्पर्श रेखाएं, 2 टेंजेंट खींची गई हैं, ठीक है। और ये दोनों टेंजेंट क्या हैं, ठीक है, एक बाहरी बिंदु P से खींची गई हैं, एक ही बिंदु से खींची गई हैं, तो ये क्या है, ये हमेशा बराबर होती हैं। इसके ऊपर बहुत चर्चा करेंगे, आगे चल कर करेंगे थोड़ी सी। उससे पहले एक चीज़ और सीखते हैं, वो चीज़ क्या है, वो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। उसका भी बहुत सीन है भाई साहब। हर एक कंसेप्ट का इसमें अलग ही एक मजा है, एक अलग ही क्या है, आनंद है। अब आप मेरे साथ चलो, अब आपको एक कंसेप्ट और सिखाता हूँ जिसको कहा जाता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, चक्रीय चतुर्भुज। इंपॉर्टेंट भाई साहब, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इसको क्या कहा जाता है, चक्रीय चतुर्भुज। भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है चक्रीय चतुर्भुज। इसके बारे में आपने सुना तो जरूर होगा यार, चक्रीय चतुर्भुज, है ना। कुछ नहीं है वैसे, कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट तो है, इससे एक क्वेश्चन पक्का बनता तो है, पर ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब आपको आएगा नहीं। मतलब बहुत आसान है, मतलब आप अगर इसको सीखेंगे तो आप इसको सीख पाएंगे बहुत आसानी से। जैसे मान लो आपके पास एक सर्कल है, उस सर्कल के अंदर आपको यहां पर एक चतुर्भुज बना दी गई। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्यों कहा जाता है इसको, मैं इसके बारे में बताता हूं आपको। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो क्वाड्रिलेटरल होती है जो मतलब एक क्वाड्रिलेटर के चारों तरफ सर्कल ही सर्कल हो, इसको क्या कहेंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। एक साइकिल बन रहा है चारों तरफ, है ना, एक साइकिल, एक सर्कल बन रहा है, एक क्वाड्रिलेटर के चारों तरफ क्या बना, एक सर्कल बना, तो इसको क्या कह दिया, चक्रीय चतुर्भुज। एक चतुर्भुज के चारों तरफ क्या है, चक्र है, चक्र। तो हमें यहां पर पता था कि ABCD क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अगर ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो बस आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो इसके अपोजिट कोण होंगे उनका जोड़ 180 डिग्री होगा। मैं अभी इस बात को प्रूव करके आपको दिखाऊंगा, बहुत आसान सा कंसेप्ट है। आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट कोण होंगे उनका जोड़ कितना होगा, 180 डिग्री होगा। बस इतना ध्यान रखना। जैसे आपको नहीं, C और D नहीं, जैसे आपको यहाँ पर कहा जाए B और D, अपोजिट एंगल कौन से हुए, B और D। इसी तरह से आपको कहा जाए C और A, इनका जोड़ क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ये बिल्कुल तय है, इसके अंदर कोई आपको डाउट नहीं करना है। ये हमेशा इसी पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछेगा, कभी आपको कुछ दे रखा होगा, मैं अभी आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगा। और ये क्वेश्चन अभी SSC, CGL, CPO, CHSL हर जगह पे पूछे गए और बहुत बार इनको पूछा, पता नहीं क्यों इसके ऊपर इतना उसको प्यार था साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को लेकर, बहुत सीरियस दिखा वो अपने कैरियर में, ठीक है। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, जैसे मान लो कि भाई साहब आपने इनको मिलाया, इस C बिंदु को मिला दो ऐसे, ठीक है। मानते हैं यहां पर एक एंगल बन रहा है अल्फा, ठीक है, यहां पर क्या बन रहा है, अल्फा बन रहा है।
अब आपको पता है कि भाई साहब ये क्या है, ये एक कोड है, ठीक है, एक तरह से आर्क हो गई, ठीक है, ये एक आर्क हो गई AC। ये अगर सेंटर पर अल्फा कोण बना रही है तो यहां पर कितना कोण बनाएगी, यहां पर बनाएगी 2 अल्फा, ठीक है, नहीं सॉरी यहां पर 2 अल्फा नहीं। अब मान लेते हैं कि ये 2 अल्फा है, तो यहां पर इसका आधा कोण बनाएगी, अल्फा बनाएगी। यहाँ पर ये अगर 2 अल्फा कोण बना रही है तो यहाँ पर कितना कोण बनाएगी, आधा कोण बनाएगी, अल्फा कोण बनाएगी। इसी तरह से अब मैं इसको लेता हूँ, अगर ये वाली भुजा यहाँ पर 2 बीटा का कोण बना रही है तो यहाँ पर कितना कोण बनाएगी, बीटा का कोण बनाएगी। ऐसा हमें पता है कि एक चाप द्वारा, एक कोण द्वारा जितना भी उसके सेंटर पर कोण बनता है उसके सर्कमफ्रेंस पर उससे आधा कोण बनता है। हमें पता था कि AC जो A और C चाप है, यहाँ पर अगर 2 अल्फा का कोण बना रही है तो यहाँ पर अल्फा का कोण बनाएगी, अगर 2 बीटा का कोण यहाँ बना रही है तो यहाँ पर बीटा का कोण बनाएगी। मुझे एक बात बताओ, 2 अल्फा प्लस में 2 बीटा का जोड़ क्या होगा? तो आप कहोगे 2 अल्फा प्लस में 2 बीटा का जोड़ 360 डिग्री होगा, क्योंकि ये क्या है, ये एक पूरा सर्कल बन रहा है, ये एक पूरा केंद्र पर कोण बन रहा है। 2 अल्फा प्लस में 2 बीटा का कोण 360 डिग्री होगा। तो अल्फा प्लस बीटा का कोण जोड़ कितना होगा, 180 डिग्री का। और अल्फा प्लस में बीटा हैं कौन से, ये वाले कौन है, अल्फा प्लस में बीटा कौन से, 180 डिग्री होगा। ये क्वेश्चन आपको था, ठीक है। इस पर बहुत खेल खेलेंगे हम लोग अभी भाई साहब, 3-4 क्वेश्चन इसी पर देखेंगे ताकि आपको ये कंसेप्ट पूरा आपकी रग रग में जम जाए। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या है, क्यों है, कैसे है, इसके ऊपर आपको पूरी चर्चा करेंगे, ठीक है। जैसे अल्फा और बीटा आपको पता था ये केंद्र पर बन रहे हैं, सेंटर पर, मतलब आपको पता है कि ये पूरा एक सर्कल बना है तो 360 डिग्री का एक पूरा रोटेशन होता है, ठीक है। तो आपको पता है 2 अल्फा प्लस में 2 बीटा 360 डिग्री हुआ, तो अल्फा प्लस में बीटा क्या हुआ, 180 डिग्री हुआ। 180 इज द, हम भी तो यही कह रहे थे कि भाई साहब अपोजिट एंगल क्या होते हैं, 180 डिग्री के होते हैं, ये भी यही कह रहा है। फिर फर्क कहाँ है बात का, फिर तो हम आपस में एक ही हैं। चलो आगे, अब इस पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं ताकि इस क्वेश्चन को आप देखें, आंसर करें और आपकी भावनाएं समझ सकें आप। इस क्वेश्चन का आंसर करिए, 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया। क्या आप इस क्वेश्चन को देख पा रहे हैं? देखिए मैं दिखाता हूं आपको। आपको यहां पर कहा गया कि एक सर्कल है, ठीक है, और इस सर्कल के अंदर ये क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। इस सर्कल के अंदर क्या है, ये क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। और आपको यहां पर ये कहा गया कि ABCD है, ये ABCD ये क्वाड्रिलेटरल है। आपको यहां पर कहा गया कि ये कोण 70 डिग्री है। मुझसे पूछा गया ये कोण कितना होगा। कब का क्वेश्चन है, 2012 का है। अब तो बहुत कम, थोड़ा सा अब और घुमाने लग गया है, तब बहुत सिंपल पूछता था। जल्दी से बताओ। अब आपने जैसे ही यहां पर इसको देखा कि भाई साहब आमने सामने वाले कोण का जोड़ कितने डिग्री होता है, तो आपको यहां पर पता था कि आमने सामने वाले कोण का जोड़ 180 डिग्री होता है। उसमें से एक कोण अगर आपका 70 डिग्री का है तो भाई साहब दूसरा कोण कितने डिग्री का होगा, 110 डिग्री का होगा। बात ही खत्म हो गई थी, है कि नहीं। 180 डिग्री में से एक कोण 70 डिग्री का है तो दूसरा कोण कितना होगा, 110 डिग्री का। बहुत अच्छा खेले आप। तो ऑप्शन 20 का क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सीधी सी बात थी। अब और देखो, और इसमें कैसे थोड़ा थोड़ा घुमाकर पूछेगा, ध्यान से आप देखते रहना, ठीक है। अभी आपको दिखा रहा हूं, देखो एक ये क्वेश्चन देखो, चलो इसको देखो। देखो चलो, इस क्वेश्चन से पहले एक थोड़ा सा कंसेप्ट जिस पर मैं अभी आपको कह रहा था कि मैं आपको आगे चल के एक्सप्लेन करूंगा, आई विल एक्सप्लेन। अब उसका समय आ गया, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, उसको ध्यान से देखना। जैसे मान लो आपके पास ये सर्कल था, हमें पता था भाई साहब ये सर्कल एक कोण है और ये कोण क्या है, AB है, ठीक है। ये अपने सेंटर पर कितने डिग्री का कोण बना रही है, 2 थीटा का कोण बना रही है। ये अपने सेंटर पर क्या कर रही है, 2 थीटा का कोण बना रही है। मैंने आपको बताया था कि ये अपने सर्कमफ्रेंस पर थीटा का कोण बनाएगी, ठीक है। मैंने आपको कहा था ऊपर ऊपर देखना है आपको, है ना। मैंने नीचे की ओर क्यों नहीं कहा था, मेरी बात को समझना। नीचे पर ये पता है कितने डिग्री का कोण बनाएगी, मेरी बात को देखना। यहां पर अगर कहा जाए, यहां पर ये 180 माइनस थीटा का कोण बनाएगी। क्यों बनाएगी 180 माइनस थीटा का, आई विल एक्सप्लेन। ये क्या है P और ये क्या है R, मैं आपको बताता हूँ। अब एक बात मुझे बताओ, क्या आपको मेरी नजरों पे देखने से दिख रहा है कि APBAR एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रही है।
साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है क्या भाई साहब? चक्रीय चतुर्भुज है क्या? चक्रीय चतुर्भुज एक ऐसी चतुर्भुज है जो सर्कल को, ठीक है, जिसके चारों पॉइंट, जिसके चारों बिंदु सर्कल पे छूते हैं बस, ठीक है, जैसे ये, और इसके अंदर ही अंदर है सर्कल के। भाई साहब ये पॉइंट भी सर्कल पर छू रहा है, ये भी छू रहा है, ये भी छू रहा है, ये भी छू रहा है। तो APBR क्या है? APBR क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। APBR क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, चक्रीय चतुर्भुज है। और चक्रीय चतुर्भुज की एक सीधी प्रॉपर्टी होती है भाई साहब थीटा, और भाई साहब अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा? आमने सामने वाले कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। अगर ऊपर वाला थीटा है तो नीचे वाला क्या होगा? 180 माइनस थीटा होगा। ये तो तय है, ये फाइनल है, जानते हैं। अगर ऊपर वाला थीटा है तो नीचे वाला क्या होगा? 180 माइनस थीटा होगा। आमने सामने वाले कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है, ये हम जानते हैं, सीधी बात, समझ रहे हो? इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है ये क्वेश्चन, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा इस पर बताया। ज़्यादा भी इस कंसेप्ट पर बेस्ड नहीं है। अगर आप इसको लगाएंगे तब भी हो जाएगा, नहीं लगाओगे तब भी ये बन तो जाएगा ही, कोई दिक्कत आपको आने वाली है नहीं इसमें, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पर ये देखो, ध्यान से देखिए, अगर आपको ये फोटो साफ नहीं दिख रहा तो मैं इस तरफ चलो बनाऊँ इसको, चलो बनाता हूँ जल्दी जल्दी, ठीक है। अब इसको देखो, यहाँ पर ही ऐसे है और ये एक ऐसे हुआ, हमने इसको ऐसे मिलाया, हमने इसको ऐसे मिलाया, फिर हमने इसको ऐसे मिलाया, और फिर हमने इसको ऐसे मिलाया, और फिर हमने इसको ऐसे ऐसे, फिर ये कह रहा है A, ये कह रहा है D, और ये कह रहा है B, और ये कह रहा है C, और ये कह रहा है E। अब इसको देखो, ये आपको दे रखा है 60 डिग्री, ये आपको दे रखा है 60 डिग्री, ये आपको दे रखा है 60 डिग्री, ठीक है। ये आपको कह रहा है कि एंगल D और एंगल E का मान बताओ, एंगल D और एंगल E का मान बताओ। मैंने इसको कहा कि मेरे भाई मेरी बात सुन, तू पूछ कर आया, पहले ये बता। इसने मुझे कहा एंगल D और एंगल E का मान बताओ। मैंने कहा BC क्या है? एक कोण है, और इसी पर एक 60 डिग्री का कोण इसके सरकमफ्रेंस पर बनाया गया इसके द्वारा, ठीक है। सरकम सेम आर्क क्या है? सेम कोड सेम आर्क द्वारा क्या किया जा रहा है? एक एंगल डी भी बनाया जा रहा है। ये एंगल डी भी क्या है? सरकमफ्रेंस पर बनाया जा रहा है, तो ये भी क्या होगा? 60 डिग्री होगा, क्योंकि ये सेम आर्क पर बनाया जा रहा है। तो इसलिए एंगल डी का मान तो क्या हो गया? 60 डिग्री हो गया। ऑप्शन डी मेरा यहीं पर क्लिक हो रहा था, मुझे पता चल रहा था कि इसका क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, क्योंकि 60 डिग्री वाला और कोई ऑप्शन ही नहीं था। फिर मैं एक काम और करता, अब इस कोण का मान आप बताओगे, ई का, जल्दी से बताओ। तो आप जब इसमें ध्यान से देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा, ठीक है। आप जब इसमें ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये 60 डिग्री है, तो ये क्या है? अगर मैं देखूं BACE क्या है? BACE एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है जिसमें ये कोण 60 डिग्री का है, तो सामने वाला कितने डिग्री का होगा? 180 माइनस थीटा 120 डिग्री का होगा। 120 डिग्री इज द राइट आंसर। तो 60 और 120 इसका क्या होगा? परम सत्य आंसर हो जाएगा। 60 और 180 इज द राइट आंसर। एक दो क्वेश्चन आपको बस होमवर्क के लिए देते हैं जल्दी से, ठीक है। फिर इस सेशन को आज यहीं तक रखेंगे। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आशा करता हूँ कि आप इसको बहुत ध्यान से समझे होंगे और बहुत चीज़ों को आप समझकर आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन CAF 2016 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना और इसका आंसर करना कि इसका आंसर क्या होगा। कल वाली क्लास में इस क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस करेंगे। चलिए, आशा करता हूं कि आपको सर्कल भी बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। उम्मीद है कि कल सर्कल खत्म हो जाए, फिर आगे हम 2D और 3D शुरू करेंगे। अगर आपने अभी तक ट्रायंगल की क्लास नहीं ली है तो आप सर्च कर सकते हैं ट्रायंगल बाय अभिनंदन सर, एडवांस मैथ बाय अभिनंदन सर, आपको वो क्लास मिल जाएगी। फिर उस क्लास को अच्छे से लेकर रिवीजन करना और सर्कल की पहले पार्ट को भी देख लेना
जाना और सुबह सुपर 30 सेशन को ज्वाइन कीजिए। उसमें आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं और सुबह 6:30 बजे करंट अफेयर की क्लास को भी लें। आज के सेशन को यहीं तक रखता हूं, मिलता हूं फिर आपसे कल सुबह 8 बजे। और एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करें, एग्जामपुर इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करके जाना और ऑफलाइन कमेंट में क्लास के बारे में बताना और इस क्वेश्चन का आंसर बताना। इसी के साथ आज के सेशन को यहीं तक। जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामपुर। हम है एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं अभिनंदन आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में अभिनंदन करता हूं। आज हम यहां पर डिस्कस करने वाले एक बहुत ही शानदार सेशन आप लोगों के साथ, जो रहेगा सर्कल का, वृत्त का। सर्कल के सेशन को डिस्कस करेंगे। सब चीजों को आप ध्यान से देखोगे, समझोगे और मेरी बात को एक बार बिल्कुल अच्छे से समझते हुए साथ साथ चलते रहोगे। आशा करता हूं आपको कल वाली सर्कल की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और उसमें आपने कुछ चीजों को ध्यान से सीखा भी होगा। आज भी आप नई चीजों को और सीखोगे कि सर्कल में और क्या है, वृत्त में और क्या है। ठीक है, इसी के साथ सभी साथियों को गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। ध्यान से आप देखना, हर एक पॉइंट को आप समझना और मेरे साथ चलना कि मैं कहना क्या चाहता हूं। हमने जो क्वेश्चन मैंने आपको कल होमवर्क के लिए दिया था, मैं उसी क्वेश्चन से इसकी शुरुआत करूंगा। जो क्वेश्चन मैंने आपको कल होमवर्क के लिए दिया था, वृत्त, ये हम स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, इसके अंदर हमने चाप को पढ़ना स्टार्ट कर रखा है। चाप के बारे में मैंने आपको बताया है और चाप पर बेस्ड मैंने आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में भी दिया था। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका होमवर्क था, उसी को पहले डिस्कस करता हूं। ठीक है, और मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था, आपने भी काफी स्टूडेंट्स ने उसका बिल्कुल सही उत्तर दिया। देखो, अब एक इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखोगे, एक बार इसको फिर से समझा रहा हूं। ठीक है, कि कैसे कैसे आपको इसमें करना है, ध्यान से आप देखना। देखो यहां पर क्या कहा गया था, एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में ए बी व सी डी दो समांतर जीवाओं की लंबाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर व 6 सेंटीमीटर है। तो जीवाओं के बीच की दूरी क्या होगी यदि वो केंद्र के विपरीत तरफ है, यदि वो केंद्र के अपोजिट तरफ है। तो मैंने यहां पर कहा कि आप यहां पर एक सर्कल बना रहे हो, आपने यहां पर एक सर्कल बनाया ओ, जिसका सेंटर है। अब आपको यहां पर पता था ए बी और सी डी क्या है, दो समांतर जीवाएं हैं। ए बी, ये ए बी है और यहां पर नीचे क्या होगी, सी डी होगी, ये सी डी है। ये दोनों क्या है, ये दोनों समांतर जीवा है। और हमें पता है कि ए बी का मान क्या है, 8 है और इसका मान क्या है, 6 है। और हमें यहां पर इसका रेडियस भी दे रखा है। ठीक है, और हमें इसका रेडियस भी यहां पर इन्होंने रेडियस इसका क्या दे रखा है, 5 सेंटीमीटर दे रखा है। त्रिज्या हमें क्या दे रखी है, 5 सेंटीमीटर दे रखी है। मुझे पता है कि जैसे ही मैं इस भुजा को यहां पर मिलाऊंगा, ये इसको दो बराबर